Hello students, I am your maths teacher Anju Verma. Today we will start our new topic data handling. This is your chapter number 5. देखिए इस चैप्टर में आपके जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव रहेंगे यानी कि आप जिन चैप्टर्स पर काम करेंगे वो देखिए एक बार। देखिए चैप्टर नंबर 5 के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव रहेंगे वो क्या रहेंगे। सबसे पहले लर्न अबाउट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सबसे पहले आपको जो भी फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी उसको आप टेबल में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिवाइड करेंगे। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि बारंबारता। क्लियर है। सेकंड है ग्रुप डाटा एंड ड्रॉ हिस्टोग्राम। आप देखिए ग्रुप डाटा एंड फिर उसका क्या ड्रॉ करेंगे, हिस्टोग्राम। ठीक है। थर्ड पॉइंट पर चलिए, ड्रॉ पाई चार्ट फॉर द गिवन डाटा। कोई भी डाटा आपको दिया हुआ होगा और आप उसे क्या करेंगे, पाई चार्ट को ड्रॉ करेंगे। ठीक है। टॉपिक पॉइंट नंबर 4, नो अबाउट द बेसिक ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है। आप प्रोबेबिलिटी क्या होती है, एक प्रायिकता क्या होती है, उसके बारे में समझेंगे और जानेंगे। ठीक है। सबसे पहले देखिए हम चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं पिक्टोग्राफ कि पिक्टोग्राफ क्या होता है। देखिए नाम से ही हमें पता चल रहा है कि पिक्टोग्राफ यानी कि कुछ पिक्चर्स या फिर कुछ सिंबल, ठीक है, कोई निशान हमें इस तरह से दिया हुआ हो जिसके द्वारा हम जो है अपने डाटा एंट्रीज जो है वो अच्छे से कर पाएँ। देखिए ए पिक्टोग्राफ इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यूजिंग पिक्चर्स और सिंबल्स। यानी कि एक जो पिक्टोग्राफ है एक ऐसा सिंबल है, एक ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, जिसके द्वारा जो है हम डाटा को पिक्चर या फिर किसी सिंबल, निशान की सहायता से अच्छे से आसानी से शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, दर्शा सकते हैं। ठीक है। देखिए एग्जाम्पल देखिए, द पिक्टोग्राफ बिलो शोज द नंबर ऑफ बुक्स रीड बाय द स्टूडेंट द वेरियस क्लासेस इन ईयर। एक साल के दौरान जो है वो कुछ क्लासेस के द्वारा जो है उसके स्टूडेंट्स द्वारा जो है वो बुक्स जो है वो रीड की गई हैं। और यहाँ पर जो दर्शाया गया कि एक जो सिंबल है, इस तरह का जो ये सिंबल है ये 100 बुक्स को शो कर रहा है। ठीक है। यानी कि ये जितने भी सिंबल हैं इनकी एक जो बुक है वो 100 बुक के इक्वल है। क्लास अगर 4th की बात करें, ठीक है, तो उसमें कितने बुक के सिंबल दिए, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 सिंबल दिए हुए हैं। वो एक जो सिंबल है वो कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 100 बुक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब जो टोटल बुक्स हो गई है वो कितनी हो गई, 100 मल्टीप्लाई बाई 7 कितनी हो गई यहाँ पे, 700। सेम एज आप यहाँ पर काम करेंगे। यहाँ पर जो बुक्स के सिंबल दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 × 100, टोटल कितने हो गए, 600 बुक्स। क्लियर है। देखिए इस पिक्टोग्राफ के अकॉर्डिंग हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। विच क्लास हैज रीड द मोस्ट नंबर ऑफ बुक्स। ऐसी कौन सी क्लास है जिसने जो है वो ज़्यादा बुक जो है वो पढ़ी हैं। देखिए यहाँ पर हमें देखने से पता चला, सबसे पहले जैसे कि मैंने यहाँ पर फाइंड आउट किया 700, यहाँ पे कितना किया हुआ है, 600 किया हुआ है। और यहाँ पर जो मुझे बुक के सिंबल दिख रहे हैं वो 9 दिख रहे हैं, इनके 9 × 100 कितना हो जाएगा, 900। सेम एज आप यहाँ पर चलिए, यहाँ पर 5 × 100 कितना हो गया, 500। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ऐसी कौन सी क्लास है जिसने सबसे ज़्यादा बुक्स पढ़ी हैं। तो देखने से पता चल रहा है कि क्लास 6 जो है वो ऐसी है जिसने जो है वो ज़्यादा बुक जो है वो रीड की हैं, पढ़ी हैं। ठीक है। विच नंबर हैज़ रीड द लीस्ट नंबर ऑफ बुक्स। अब ऐसी कौन सी क्लासेज हैं जिसने सबसे कम, अब देखिए कौन सी है सबसे कम, देखने से पता कीजिए। यहाँ पर क्या है, 700 600 900 एंड 500, तो कौन सी क्लास हुई, क्लास 7। क्लियर है। अब देखते हैं क्वेश्चन है 3, हाउ मैनी मोर बुक्स वर रीड बाय क्लास 4th देन क्लास 7th। अब हमें ये बताना है कि हाउ मैनी बुक्स, कितनी किताबें जो हैं वो ज़्यादा पढ़ी गई बाय क्लास 4th क्लास के द्वारा, किसके कंपेयर में, क्लास 7th के कंपेयर में। देखिए क्लास 4th की अगर हम बात करें तो टोटल बुक्स कितनी हैं, 700 हैं। ठीक है। और क्लास अगर 7th की अगर हम बात करें तो वो कितनी है, 500 है। तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब आप 700 में से 500 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200। यानी कि 200 बुक्स ऐसी हैं जो क्लास 4th द्वारा ज़्यादा पढ़ी गई हैं, किसके कंपैरिजन में, क्लास 7th के कंपैरिजन में। देखिए पार्ट नंबर डी है, हाउ मैनी मोर बुक्स वर रीड बाय क्लास 6 देन क्लास 5th।
अब हमें सेम क्वेश्चन है देखिए, लेकिन क्लासेस डिफरेंट है। अब पूछा गया है कि क्लास 6 ने जो है वो कितनी बुक जो है वो ज़्यादा रीड की है, पढ़ी हैं, किसके कंपैरिजन में, क्लास 5th के में। देखिए क्लास 6th की अगर बात करें तो वहाँ बुक कितनी है, 900 जो है उसने रीड की हैं। और अगर क्लास हम 5th की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो कितनी है, 600 है। क्लियर है। जब 900 में से हम 600 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब बात आ रही है बार ग्राफ की। बार ग्राफ क्या होता है, देखिए ए बार ग्राफ कैन रिप्रेजेंट एनी न्यूमेरिकल डाटा इफेक्टिवली। देखिए बार ग्राफ जो होता है वो किसी डाटा को, किसी न्यूमेरिकल डाटा को जो है वो इफेक्टिवली बड़े ही आसानी से जो है वो रिप्रेजेंट कर सकता है, दर्शा सकता है। देखिए हेयर इंस्टेड ऑफ पिक्चर्स यूज बार्स एंड कॉलम्स। देखिए यहाँ पर जो है कुछ बार एंड कॉलम्स का यूज किया गया है। और देखिए व्हेन न्यूमेरिकल डाटा इज रिप्रेजेंटेड एज कॉलम, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड ए बार ग्राफ। जब हम किसी डाटा को जो है वो किसी कॉलम या फिर किसी पिक्चर के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर जो है वो क्या कहला रहा है, कॉलम में रिप्रेजेंट अगर हम किसी डाटा को करेंगे, न्यूमेरिकल डाटा को, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, न्यूमेरिकल डाटा। न्यूमेरिकल डाटा यानी कि कॉलम ग्राफ, ठीक है। अगर हम कॉलम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी डाटा को, जो भी हमें डाटा दिया हो तो उसको क्या कहलाएगा वो कॉलम ग्राफ। क्लियर है। देखिए हमें एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं कि मैंने जो है यहाँ पर एक बार ग्राफ बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है, बार ग्राफ बनाया हुआ है। यहाँ पर इस बार ग्राफ के अंदर जो है मैंने स्केल का जो यूज किया है वो क्या किया, 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। 1 यूनिट का मतलब है कि जो आपका वो ग्राफ पेपर होता है उस पर जो बॉक्स बना हुआ होता है उसका ये जो डिफरेंस होता है, ये जो गैप होता है, ये जो मैंने यहाँ पर लिया हुआ है ये 10 सेंटीमीटर का लिया हुआ है, ठीक है। स्नोफॉल इन जम्मू के अंदर जो स्नोफॉल है उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है कुछ मंथ में, यानी कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। देखिए इस बार ग्राफ को देखिए और देखते हुए हमें क्या है, कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करना है। देखिए विच इज द कोल्डेस्ट मंथ। अब हमें ये बताना है कि कौन सा मंथ जो है वो ज़्यादा जो है कैसा है भाई, ठंडा है। तो कौन सा है, टेम्परेचर हमें यहाँ पर दिया हुआ है, सॉरी स्केल जो हमें दिया हुआ है, स्नोफॉल सिर्फ बारिश यानी कि ठंड जो है जिसे बढ़ रही है बारिश को बता रहा है ये, ठीक है। स्नोफॉल वहाँ का, जम्मू का स्नोफॉल, तो यहाँ पर देखने से ही पता चल रहा है कि जनवरी के अंदर जो है वो कितना गया हुआ है, 120 सेंटीमीटर। कितना गया है, 120 सेंटीमीटर। तो 120 सेंटीमीटर कितना रहेगा, ज़्यादा रहेगा। ज़्यादा रहेगा तो कौन सा मंथ हुआ वो, जनवरी, क्योंकि हमसे पूछा गया मंथ ही है। क्लियर है। अब देखिए बी पार्ट है, हाउ मच मोर स्नोफॉल इज देयर इन जनवरी देन इन दिसंबर, ठीक है। अब बात चल रही है कि कितना स्नोफॉल ज्यादा रहा है जनवरी में, किसके कंपैरिजन में, दिसंबर के। अब हमें बहुत अच्छे से नजर आ रहा है कि दिसंबर में जो स्नोफॉल रहा है वो कितना रहा है, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और जनवरी में कितना रहा है, 120 सेंटीमीटर। जब 120 में से आप 100 को माइनस करेंगे तो कितना रहेगा, 20 सेंटीमीटर। क्लियर है। चलिए आगे सी पार्ट है, हाउ मैनी सेंटीमीटर्स ऑफ स्नोफॉल वाज देयर इन द मंथ ऑफ मार्च। अब हमें ये बताना है कि मार्च मंथ के अंदर जो है, मार्च मंथ जो है उसके अंदर जो स्नोफॉल है वो कितने सेंटीमीटर रहा है। देखिए मार्च, देखिए कहाँ जाकर रुक रहा है, ये 60 पर, यानी कि कितना रहा है, 60 सेंटीमीटर। अब आइए डी पार्ट पर, फ्रॉम विच मंथ ऑनवर्ड डज द स्नोफॉल डिक्रीज, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि इस बार ग्राफ को देखते हुए अंदाजे से हमें ये बताइए कि स्नोफॉल जो है वो किस महीने से जो है वो डिक्रीज यानी कि घटना जो है वो शुरू हुआ है, कम आना शुरू हुआ है। देखिए जैन में तो 120 था, फेब में हम देख रहे हैं कि कुछ ये डाउन आया है ना, नीचे आ रहा है। फिर हम देख रहे हैं कि मार्च में भी डाउन आया है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जनवरी ऑनवर्ड यानी कि जनवरी से, ठीक है, जनवरी ऑनवर्ड। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी को जो है वो किसी टेबल के अंदर जो है वो किस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमारे सामने यहाँ जो दिया हुआ है, लेट द कंसिडर द अरेंज डाटा ऑफ प्लेसेस विजिटेड बाय 20 स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल यूजिंग टेलीमार्क्स। यूजिंग
टैली मार्क्स। देखिए यहाँ पर जो है किसी स्थान, किसी प्लेस के 20 जो स्टूडेंट हैं, वो एक स्कूल के 20 स्टूडेंट द्वारा जो है वो कुछ स्थानों के जो है वो डाटा लिए गए हैं। जैसे यहाँ पर बात चल रही है, मान लो आगरा, दिल्ली, गोवा, ठीक है। तो जो भी आंकड़े हमें, जो भी डाटा हमें दिया हुआ है, उसमें आगरा जो है वो कितने टाइम है, हाँ जी, आगरा जो है वो कितने टाइम है। देखिए अगर आगरा जो है यहाँ से हमें पता चल रहा है, देखिए कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर है। तो मैंने कितना लिखा 8, यहाँ ये जो सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा 1 2 3 4 5, इट इज इक्वल टू 5, क्लियर है। सेम है, यहाँ पर देखिए 7 है, यहाँ पर देखिए सो फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूडेंट हु विजिटेड गोवा इज 7। देखिए वो ऐसे विद्यार्थी, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो गोवा गए हैं, मान लीजिए कितने गए हुए हैं, तो कैसे पता चलेगा हमें गोवा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ जो टैली मार्क्स जो शो कर रहा है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट शो कर रहा है। तो कितने हुए हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ पर देखिए हु विजिटेड गोवा इज 7, यानी कि वो विद्यार्थी, यानी कि फ्रीक्वेंसी मतलब नंबरिंग, संख्या, ठीक है। यानी कि गोवा जाने वाले जो विद्यार्थी हैं, जो गोवा घूमे हैं, जिन्होंने गोवा विजिट की है, वो कितने हैं, 7 हैं, ठीक है। द अबव टेबल इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जो टेबल ऊपर दिखाई गई है ये जो है वो क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। फ्रीक्वेंसी यानी कि जो आंकड़े दिए हुए होते हैं उसको जो है वो डिवाइड करना, बांटना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, क्लियर है। दस frequency represents the number of times a particular observation occur in the data, यानी कि जो एक फ्रीक्वेंसी होती है वो रिप्रेजेंट, वो क्या दर्शाती है, किसी टाइम की, किसी स्थान की, ठीक है, जो ऑब्जर्वेशन जो है वो कितने टाइम्स की गई है, उसकी जांच जो है वो कितने बार हुई है, वो सब, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब बात चल रही है ग्रुपिंग डाटा, ठीक है। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन लिया है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट आउट ऑफ 100 गिवन बिलो, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर कुछ आंकड़े मैंने दिखाए गए हैं, ठीक है। अब देखिए मुझे इसको क्या करना है, ग्रुप में डिवाइड करना है, क्या कर देना है, ग्रुप में डिवाइड करना है, ठीक है। देखिए नाउ फॉर द अरेंज द डाटा इन ग्रुप्स से, देखिए कहने का मतलब है कि 0 से 10 के बीच में कितने आ रहे हैं, 10 से लेके 20 के बीच में कितने आ रहे हैं, सो ऑन, जैसे 20 से 30 के बीच में कितने आ रहे हैं, ठीक है। हमें इस तरह से काम करना है। चले देखिए अब बात चल रही है 0 से 10। 0 से 10 में अगर हम इन आंकड़ों को देख रहे हैं तो हमारे कितने आ रहे हैं, एक भी नहीं है। 10 to 20 से देखें, इन आंकड़ों को चेक कीजिए, क्या कोई भी नंबर ऐसा है जो 10 से लेकर 20 के बीच में आता है, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है, ठीक है, क्लियर है। अब चलिए आगे चलते हैं। सो ऑन डाटा रिप्रेजेंट इन दिस मैनर इज सेड टू बी ग्रुप डाटा। जब इस तरह से, ये देखिए इस तरह से जो ग्रुप में दिखाया गया है उसको हम क्या कहते हैं, ग्रुप्ड डाटा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और जब इस तरह से इसको डिवाइड कर दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है, ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ईच ऑफ दीज ग्रुप्स 0 से 10 या फिर 10 से 20 हो या फिर 20 से 30 हो, सो ऑन इज कॉल्ड ए क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल। ईच क्लास, अब देखिए ईच क्लास हैज 2 लिमिट, कोई भी क्लास है मान लीजिए तो उसकी 2 लिमिट है। ये देखिए ये चीजें, ये क्या कहला रही हैं, इसकी लिमिट कहला रही हैं, ठीक है। द स्मॉलर नंबर ऑफ द लोअर लिमिट, जो छोटा नंबर रहेगा, अब मान लीजिए हम 20 से 30 में बात करें तो छोटा नंबर कौन सा रहेगा, 20 रहेगा, क्लियर है। जो छोटा नंबर रहेगा वो कौन सा रहेगा भाई, 20 रहेगा। एंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ईच क्लास इज द अपर लिमिट। अब देखिए यहाँ पर कि दोनों में से, इन दोनों ही लिमिट में से जो बड़ा नंबर, अपर नंबर जो रहेगा वो क्या कहलाएगा, अपर लिमिट। और इन दोनों के बीच का, यानी कि द डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड द लोअर क्लास लिमिट इज नोन एज विड्थ, क्या कहलाएगा, ये इसकी विड्थ कहलाएगी, क्लियर है।
ध्यान दीजिए, 1 नंबर में अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है। और इसको हम एक दूसरा नाम भी दे सकते हैं, वो क्या कहलाएगा? साइज ऑफ इंटरवल। साइज ऑफ इंटरवल, जो स्पेस जो होगा वो क्या कहलाएगा? इसका साइज ऑफ इंटरवल। चलिए आगे चलते हैं इसी के साथ। देखिए आगे है हिस्टोग्राम। अब देखिए आगे क्या हमारे पास? हिस्टोग्राम। देखिए इन ए हिस्टोग्राम द हाइट्स ऑफ वेरियस बार्स आर proportional to their frequencies and the bar are drawn without any graph between them। अब क्या किया जाता है इसमें? देखिए कि जो एक हिस्टोग्राम होता है उसमें डिफरेंट टाइप्स के जो हैं वो बार्स दिए हुए होते हैं, प्रोपोर्शनल ऑफ देयर फ्रीक्वेंसीज, उसकी जो फ्रीक्वेंसी दी हुई होती हैं उनके रिगार्डिंग, ठीक है। एंड द बार आर ड्रॉन विदाउट एनी ग्राफ बिटवीन दैम। और जो है क्या होता है हिस्टोग्राफ में, जो बार जो होते हैं वो बिना किसी विदाउट एनी ग्राफ बिटवीन दैम, और इनके बीच में जो है वो कोई भी ग्राफ जो है वो ड्रॉ नहीं किया जा सकता। हिस्टोग्राम यानी कि कुछ ऐसा होता है कि जो आंकड़े हमें दिए नहीं जाते तो उसके बीच में हम कोई भी ग्राफ जो है वो ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले कि फर्स्ट फाइंड द रेंज। सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि उसकी रेंज फाइंड आउट करनी होती है। एंड डिसाइड द क्लास इंटरवल, और उसका जो क्लास इंटरवल यानी कि उसका जो गैप होता है वो फाइंड आउट करना होता है। देखिए फाइंड द रेंज। रेंज क्या होती है? ठीक है, रेंज क्या कहलाती है? एक तरह से मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, या फिर अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। क्लियर है? द डिसाइड, और फिर इस तरह से क्या कर लिया जाता है कि डिसाइड कर लिया जाता है, निर्धारित कर लिया जाता है कि उसका जो है क्लास इंटरवल यानी कि उसमें जो गैप है वो क्या रहेगा। क्लियर है? सेकंड जो है टेबुलेट ईच ऑब्जर्वेशन विद ए टैली मार्क्स इन द क्लास इंटरवल। ठीक है, क्या किया जाता है कि प्रत्येक जो ऑब्जर्वेशन होती है उसको जो है टैली मार्क्स में क्या कर लिया जाता है? टैबुलेट कर लिया जाता है उसके इंटरवल के साथ। एंड द नोट द फ्रीक्वेंसी अगेंस्ट ईच क्लास इंटरवल, और क्या कर लिया जाता है कि ठीक है इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको जो है इसके क्लास इंटरवल के साथ जो है वो नोट कर लिया जाता है अगेंस्ट इसके कंपेयर में। ठीक है, कंसीडर द फ्रीक्वेंसी टेबल गिवन द लास्ट टॉपिक। हमने क्या किया था कि लास्ट टॉपिक जो हमने किया था अभी, ठीक है, उसके दौरान हमने क्या किया था ग्रुपिंग डाटा में कि फ्रीक्वेंसी टेबल को बहुत अच्छे से जो है वो बनाना सीखा था, समझा था। ठीक है, तो इसी पर हम थोड़ा सा काम कर लेंगे। देखिए अभी मैंने यहाँ पर क्या लिया हुआ है? क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल यानी कि जो एक गैप है 10 से 20, 20 से 30, 30 टू 40, 40 टू 50, ठीक है, ये सब हमारे जो कहलाएंगे वो क्या कहलाएंगे? क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल देखिए मैंने कहाँ पर दर्शाया हुआ है? यहाँ दर्शाया हुआ है। ठीक है, अब इनकी फ्रीक्वेंसी जो है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में हमें देखा था, हमने किया था कि ग्रुपिंग डाटा के अंदर जो है वो फ्रीक्वेंसी, सेम क्वेश्चन है 51648817, ये सब क्या दी हुई है? इसकी फ्रीक्वेंसीज दी हुई है, इसकी बारंबारता दी हुई है। ठीक है, देखिए हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए हम एक सिंबल का यूज कर रहे हैं, नोट कीजिएगा ध्यान से। ये देखिए ये सिंबल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस सिंबल का यहाँ पर क्या मीनिंग है? ठीक है, इस सिंबल को हम जज्ड लाइन के नाम से भी जानते हैं, यानी कि इसको ये जो सिंबल इसको हम क्या कहते हैं? जज्ड लाइन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? देखिए दैट वी आर नॉट शोइंग द नंबर्स बिटवीन 0 to 20। देखिए यहाँ पर मैंने जो हिस्टोग्राम बनाया हुआ है उसमें मैंने यहाँ पर 0 से लेकर 20 में इसको यूज किया हुआ है। ठीक है, मैंने क्यों यूज किया है? क्योंकि अगर बात करूं मैं 0 से 10 और 10 से 20, ठीक है, तो मुझे कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई है, कोई भी बारंबारता यहाँ पर मुझे नहीं दी हुई है, यानी कि जो आंकड़े मुझे दिए नहीं होते हैं, ठीक है, तो वहां पर हम क्या यूज कर रहे हैं? जज्ड लाइन का यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? और देखिए फिर आगे 20 से 30 हमें दिया हुआ है कि 5 है फ्रीक्वेंसी, 30 टू 40, तो इस तरह से जो हम जो है अपना बार ग्राफ बना लेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पाई चार्ट, अब बात आ रही है पाई चार्ट पर कि एक जो पाई चार्ट होता है वो क्या होता है। ठीक है, देखिए पाई चार्ट में क्या होता है? जो डाटा होता है पाई चार्ट के अंदर, जो हमारा डाटा रिप्रेजेंटेड बाय डिवाइडिंग ए सर्कल इनटू सेक्टर्स इज नोन एज ए पाई चार्ट। यानी कि जो डाटा होता है उसको जिस तरह से दर्शाया जाता है, एक सर्कल को जब हम सेक्टर्स के अंदर जो है डिवाइड करके
और जो डाटा होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। तो ऐसा जो डाटा होता है वो क्या कहलाता है, पाई चार्ट कहलाता है। ठीक है, क्लियर है। इस सेक्शन ऑफ ए पाई चार्ट शोन ए फ्रैक्शन ऑफ द टोटल। और इस तरह से जो इसका प्रत्येक भाग होता है, प्रत्येक जो हिस्सा होता है, देखिए अब बात चल रही है कि सेक्टर क्या होता है। देखिए ये एक सर्कल है, ठीक है, रेडियस से मिलकर जो एक पार्ट बना हुआ था, ये सेंटर से निकलती है हर एक रेडियस, है ना। तो 2 रेडियस से मिलके जो पार्ट बना हुआ था वो हमारा क्या कहलाता है, सेक्टर कहलाता है। एक तरह से तिर्यकखंड जिसको बोलते हैं। क्लियर है, शोन एज ए फ्रैक्शन। और जो प्रत्येक पार्ट होता है वो हमें एक फ्रैक्शन शो करता है। हम 7th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे से फ्रैक्शन पर काम कर चुके हैं, ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। देखिए अब मैटर करते हैं कि हाउ टू ड्रॉ ए पाई चार्ट। अब हम जो है कि एक पाई चार्ट को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, उसको कैसे बनाएंगे, कैसे दर्शाएंगे। देखिए द टोटल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 360। हमें बहुत अच्छे से पता है कि एक सर्कल जो होता है उसको टोटल जो उसके एंगल होते हैं उनका जो सम होता है 360 डिग्री होता है ना। वी नीड टू फाइंड द एंगल ऑफ ए सेक्टर। अब हमें जरूरत है कि उस सेक्टर का जो है हम एंगल किस तरह से फाइंड आउट करें। सेक्टर यानी कि रेडियस से मिलकर जो पार्ट बना हुआ होता है उसका एंगल फाइंड आउट करने की। क्लियर है, दिस एंगल इज कॉल्ड द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर। जो इस तरह का एंगल होता है वो क्या कहलाता है, सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर। क्लियर है, तो हमें इसके लिए हम एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। देखिए सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर, ठीक है, एक सेक्टर का केंद्रीय कोण। ठीक है, किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेरिएबल। फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब होता है यहाँ पर कि मान लीजिए हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है, मान लीजिए किसी सब्जेक्ट की, जहां वो सब्जेक्ट होता है उसे हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वेरिएबल। ठीक है, और देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेरिएबल इज डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी इज मल्टीप्लाई बाय 360। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। स्टेप्स टू ड्रॉ ए पाई चार्ट। एक पाई चार्ट को ड्रॉ करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। देखिए ड्रॉ ए सर्कल, देखिए सबसे पहले ड्रॉ ए सर्कल ऑफ कॉन्वेनिएंट रेडियस। देखिए किसी भी रेडियस से हम कोई भी एक सर्कल जो है वो अंदाजे से ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप ये होता है। ठीक है, ड्रॉ द सेक्टर बाय फाइंडिंग द कोरस्पोंडिंग सेंटर एंगल। ठीक है, हम क्या करते हैं, ड्रॉ द सेक्टर, हम सेक्टर बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं, सेंटर एंगल की जो उसके सेंटर एंगल दिए हुए होते हैं उसकी हेल्प से। ठीक है, सेकंड स्टेप था। अब देखिए हमारा थर्ड स्टेप है, राइट द नेम्स ऑफ द वेरिएबल्स। राइट द नेम ऑफ द वेरिएबल्स एंड देयर कोरस्पोंडिंग सेंटर एंगल्स इन द सेक्टर। जो सेक्टर होते हैं, ठीक है, उसके हमें क्या नोट डाउन कर लेने चाहिए, अब कोरस्पोंडिंग सेंटर एंगल एंड उसके वेरिएबल्स। आइए इसको डीपली समझते हैं। देखिए एक एग्जांपल मैंने यहां पर लिया है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस इन ए स्कूल। एक स्कूल के अंदर जो है विद्यार्थी जो है वो अलग अलग भाषाएं जो है वो में पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर हो गई है लैंग्वेज जो है यहाँ पर ये जो डिफरेंट टाइप की 4 टाइप्स की जो लैंग्वेज दी हुई है ये हमारी क्या है, वेरिएबल है। क्या है ये, वेरिएबल है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे क्या हैं, फ्रीक्वेंसी है। क्लियर है, यहाँ पर देखिए ये जो चीजें हैं ये हमारी क्या है, एक तरह से वेरिएबल है। क्लियर है, और यहाँ ये जो चीजें हमें दी हुई हैं ये हमारी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। चलिए आगे देखिए सॉल्यूशन करते हैं हम। द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर। हमें बहुत अच्छे से पता है कि किसी भी सेक्टर का जो केंद्रीय कोण है, सेंट्रल एंगल हमें फाइंड करना है तो हमें किस फॉर्मूले से करना है। बहुत अच्छे से पता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेरिएबल की जो भी फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है वो लिखेंगे हम और डिवाइड करेंगे किससे, उसकी टोटल फ्रीक्वेंसी से और मल्टीप्लाई बाय 360। 360 किसका सम होता है, पूरे सेंटर का, यानी कि सेंटर यानी कि पूरे सर्कल का जो एंगल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि टोटल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करें। टोटल फ्रीक्वेंसी यानी कि 60 + 80 + 60 + 14 की इन चारों फ्रीक्वेंसीज को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट हमें कितना मिलेगा, 240। क्लियर है, तो देखिए अब हम सेंट्रल एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं। सेंट्रल एंगल ऑफ दिस सेक्टर फॉर इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए उसके सेक्टर के लिए जब हम सेंट्रल एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं
तो ये फॉर्मूला जो हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, यानी कि 60/240 मल्टीप्लाई बाय 360, तो कितना मिल रहा है, 0 से 0 कैंसिल हो चुकी है, ठीक है, 6 4 जा एंड 4 9 जा एंड 0, 90 डिग्री का एंगल मिल रहा है हमें, ठीक है। सेम एज हम हिंदी, तेलुगु एंड तमिल के लिए फाइंड आउट करेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी पुट करेंगे, डिवाइड करेंगे उसको उसकी टोटल फ्रीक्वेंसी से एंड देन मल्टीप्लाई बाय 360। क्लियर है? तो इस तरह से हमें उनके एंगल्स जो हैं वो सेंट्रल एंगल जो हैं वो फाइंड आउट हो रहे हैं। क्लियर है? तो इस तरह से पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। सर्कल ड्रॉ करने के बाद हमें अच्छे से पता है कि 90 डिग्री एंगल बिल्कुल स्ट्रेट होता है, बिल्कुल सीधा होता है, तो ये हमने यहाँ पर 90 डिग्री यानी कि इंग्लिश सब्जेक्ट को शो किया, इंग्लिश वेरिएबल को शो किया हुआ है। तेलुगु के लिए यहाँ पर आया हुआ है 60 डिग्री, तो यहाँ देखिए मैंने तेलुगु लिखा हुआ है, ठीक है, ये इसके सेक्टर है। क्लियर है? यहाँ देखिए नेक्स्ट तमिल के लिए कितना है मेरे पास 60 है। अब है तेलुगु के लिए जो मैंने निकाला हुआ है, फाइंड आउट किया, वो कितना है 90 डिग्री, यानी कि एक और राइट एंगल यहाँ पे मिल चुका है। ये देखिए ये बिल्कुल स्ट्रेट, यहाँ ये पोजीशन देखिए। क्लियर है? अब बचा हुआ है क्या है हिंदी सब्जेक्ट के लिए, तो हिंदी सब्जेक्ट के लिए कितना आया हुआ है मेरे पास 120। तो इस तरह से जब आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो वो क्या कहलाएगा आपका पाई चार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? एक प्रायिकता जो है वो क्या होती है, हमें उस पर काम करना है। देखिए द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी के जो बेसिस होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोबेबिलिटी इज द मेजर ऑफ सर्टेनिटी ऑफ चांस ऑफ समथिंग टू हैपन। जो एक प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है, वो क्या होती है कि किसी घटना का किसी अचानक से, सर्टेनली अचानक, है ना, सर्टनली यानी कि अचानक से, ठीक है, चांस है ना, ऑफ समथिंग टू हैपन, कुछ होने की संभावना हो। लाइक एग्जांपल लीजिए, चांस ऑफ रेनिंग ऑन ए स्पेसिफिक डे, यानी कि किसी स्पेसिफिक डे पर बारिश का होना। चांस ऑफ गेटिंग ए टेल इन द टॉस ऑफ ए कॉइन, जब किसी सिक्के को उछाला जाए और हमें जो है अचानक से चांस ऑफ गेटिंग ए टेल यानी कि टेल का प्राप्त होना, ठीक है। फेवरेबल आउटकम। अब फेवरेबल आउटकम क्या होता है वो देखिएगा कि व्हेन ए डाई इज थ्रोन देयर आर 3 फेवरेबल आउटकम, ठीक है। जब हम डाई जो है उसको हम थ्रोन फेंक रहे हैं, एक तरह से उछाल रहे हैं, तो फेवरेबल यानी कि संभव है, निर्धारित हो जाता है कि तय है ये चीज़ की 3 आउटकम्स का आना। एंड ओड नंबर्स में 1, 3 एंड 5। सेकंड है व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन जो है, एक सिक्का जो उसको उछाला जाए तो देयर इज 1 फेवरेबल आउटकम, तो रिजल्ट का जो है वो 1 आना ऑफ गेटिंग ए टेल, उसमें चाहे वो फिर एक टेल ही क्यों ना हो। टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट यानी किसी भी घटना की प्रोबेबिलिटी के लिए हम एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्लियर है? चलिए इसके लिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए चांसेस ऑफ एन इवेंट टू हैपन, इवेंट किसी एक घटना का होना, ठीक है। सबसे पहले इसके जो भी चांसेस रहेंगे हम उन पर काम कर रहे हैं। देखिए इवन चांस जो है वो कब रहेगा? देखिए सपोज ए कॉइन इज टॉस्ड, जब किसी सिक्के को जो है वो उछाला जाए, ठीक है, तो चांसेस रहेंगे या तो हमें हेड मिलेगा या फिर हमें टेल मिलेगा, ठीक है, यानी कि दोनों के ये जो रहते हैं वो क्या रहते हैं? इक्वल चांसेस रहते हैं, ठीक है। सच एन इवेंट इज सेड टू हैव इवन चांस, ठीक है। तो इस तरह की जो इवेंट होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं कि इवन चांस है। क्लियर है? बी श्योर चांस, ठीक है। मान लीजिए कि इफ टुडे इज सैटरडे, ठीक है, आज जो है वो सैटरडे शनिवार है, देन इट इज श्योर दैट टुमारो विल बी संडे, तो ये तय है, ये श्योर है कि कल जो है वो संडे ही होगा, ठीक है। सच एन इवेंट इज सेड टू बी हैव श्योर चांस, ठीक है। तो इस तरह के जो इवेंट होते हैं उसे क्या कहते हैं? श्योर चांस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इम्पॉसिबल चांस,
ठीक है। इम्पॉसिबल चांस कौन से होते हैं? इफ टुडे इज संडे, मान लीजिए कि आज जो है वो क्या है, संडे है, ठीक है, और इट इज इम्पॉसिबल दैट टुमारो विल आल्सो बी संडे, और ये तो इम्पॉसिबल है कि कल भी संडे ही होगा। अगर आज संडे है तो क्या कभी ऐसे पॉसिबल हो सकता है कि कल भी संडे हो जाए? नेवर, ठीक है। सच इवेंट आर कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट्स, तो इस तरह के जो इवेंट्स होंगे वो क्या कहलाते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मैथमेटिकल वैल्यूज फॉर प्रोबेबिलिटी। देखिए मैथमेटिक्स के अंदर जो है वो प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यूज होती हैं वो क्या होती हैं? देखिए समझिए थोड़ा ध्यान से। प्रोबेबिलिटी ऑफ इस इवेंट लाइज बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। जो प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है, किसी प्रत्येक इवेंट की जो है वो हमेशा और हमेशा लाई करेगी 0 एंड 1 के बीच में, जिसमें 0 एंड 1 जो है वो भी इंक्लूड रहेंगे, ठीक है। अब देखिए बी पार्ट में, इफ एन इवेंट कैन नेवर अकर और इज इम्पॉसिबल टू अकर देन इट्स प्रोबेबिलिटी इज 0। अगर किसी घटना का ये है कि नहीं हो सकती या फिर होना तय नहीं है, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो क्या रहेगी? 0। क्लियर है? सी देखिए, इफ एन इवेंट विल श्योरली अकर और इट सर्टन टू हैपन देन इट्स प्रोबेबिलिटी इज 1। किसी घटना का होना तय है, संभव है, तो इस तरह से उस घटना की जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो हमेशा कितनी रहेगी? 1 रहेगी। क्लियर है? एक एग्जांपल ले लेते हैं। इन ए पैक ऑफ कार्ड, ताश के गड्डी, ताश का एक पैकेट है, ठीक है, उसके अंदर जो है देयर आर 52 कार्ड, इसके अंदर जो है वो टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52 कार्ड्स हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड कार्ड। अब हमें क्या करना है कि लाल जो कार्ड है, ठीक है, उसकी हमें क्या करनी है? प्रोबेबिलिटी जो है वो प्राप्त करनी है। देखिए वी नो दैट प्रोबेबिलिटी क्या होती है? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। जो टोटल आउटकम है, यानी कि यहाँ पर टोटल आउटकम कितने हैं? 52 हैं, ठीक है। और बात चल रही है टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम क्या रहेंगे? देखिए एक पैक जो होता है, एक कार्ड का जो एक पैक रहता है, ठीक, पैकेट रहता है, उसके अंदर जो है वो 26 जो है वो रेड कार्ड होते हैं। क्लियर है? ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए? 26 हो गए हैं। तो यहां पर अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड, यानी कि रेड कार्ड की अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, तो 26 इज डिवाइडेड बाय 52, यानी कि कितना आ जाएगा? 26 1 जा 26 एंड 26 2 जा 52। क्लियर है?